तो बिहार के सिवान में अपराधियों ने दरौंदा थाना क्षेत्र में एएसआई अनिरुद्ध कुमार की धारदार हथियार से हत्या कर दी। शव सुनसान इलाके में फेंक दिया गया। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और घटना में पूरे पुलिस विभाग में शोक की लहर है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और अपराधियों की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। बिहार में चुनाव सिर पर है। आए दिन नेताओं की जनसभा रैलियां हो रही हैं। सुरक्षा इंतजाम कड़े हैं, लेकिन इस बीच एक ऐसी घटना सामने आई है जिससे पूरा पुलिस डिपार्टमेंट सदमे में है। बिहार के सिवान में एक एएसआई की गला रेतकर निर्मम हत्या की गई और उनका शव खेत में फेंक दिया गया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह खेत की तरफ कुछ ग्रामीण गए हुए थे। इस दौरान ग्रामीणों ने खून से लथपथ शव को देखा, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं महाराजगंज के एसडीपीओ अमन कुमार भी घटनास्थल पर घटना की जांच में जुटे हुए हैं। एएसआई की हत्या किसने और किस वजह से की है, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर घटना की जांच में जुटी हुई है। जैसे कि एक बॉडी पड़ी हुई है तो उसके थाना की कार्रवाई करने को पाया गया कि कोई बीमार है, उसने दरौंदा थाना की उसका बर्तन काश करके और जो और वहीं पे बाइक की बगल में मिला था उसका। फिर हर अंदर और जल्दी कर दिया जाएगा। एएसआई अनिरुद्ध कुमार बीती रात किसी काम से सिविल ड्रेस में निकले थे। इसी दौरान रास्ते में अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई है, जिससे साफ है कि अपराधियों ने पहले से साजिश रची थी। तो मौजूद है दरौंदा थाना के सिरसावन नया टोला में, जहां आज अहले सुबह एक एएसआई अनिरुद्ध कुमार की निर्मम हत्या गला रेत कर दी गई है। ये वही जगह है, आप देख सकते हैं यहाँ खून के धब्बे पड़े हुए हैं, जहां पे एएसआई अनिरुद्ध कुमार की 100 स्थानीय लोगों को देखने को मिली थी। उसके बाद दरौंदा थाने की पुलिस को स्थानीय लोगों ने इस हत्या की सूचना दी। एएसआई की हत्या से पूरे पुलिस विभाग में शोक की लहर है। दरौंदा थाना प्रभारी ने बताया कि शव की पहचान एएसआई अनिरुद्ध कुमार के रूप में हो चुकी है। फिलहाल पुलिस टीम आसपास के इलाकों में छापेमारी कर रही है और संदिग्धों की तलाश जारी है। एएसआई की हत्या के बाद स्थानीय पुलिस इस जांच में लगी हुई है कि कैसे अनिरुद्ध कुमार की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस कप्तान मनोज तिवारी भी इस मामले की जांच खुद कर रहे हैं और उन्होंने बताया है कि इस घटना में जो भी संलिप्त होगा उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। घटना के बाद प्रशासनिक स्तर पर कई टीमें गठित की गई हैं। स्थानीय थानों को सतर्क कर दिया गया है। आसपास के इलाकों में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं ममता कुलकर्णी की, जिन्होंने एक बयान दिया जिसके बाद दाऊद इब्राहिम और विक्की गोस्वामी की चर्चाएं शुरू हो गई। ममता कुलकर्णी ने कहा कि दाऊद इब्राहिम से मेरा कोई लेना देना नहीं है, जिससे मेरा नाम जुड़ा था यानी विक्की गोस्वामी, उसका बम ब्लास्ट से कोई लेना देना नहीं है। ममता कुलकर्णी एक बार फिर अपने बयानों से चर्चाओं में हैं। उन्होंने कहा दाऊद इब्राहिम से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अभिनेत्री से साध्वी बनी ममता कुलकर्णी छठ पूजा के महाभंडारे में गोरखपुर पहुंची थी। इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ममता कुलकर्णी से दाऊद को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि मेरा दाऊद से कोई लेना देना नहीं है। दाऊद का कहाँ लेना देना है? दाऊद से मेरा ना दूर से कोई लेना देना नहीं है। किसी एक का नाम जरूर था, लेकिन आप देखोगे उसने कोई बॉम्ब ब्लास्ट या कुछ एंटी नेशनल चीज नहीं की थी देश के अंदर। मैं उसके साथ तो नहीं हूँ, लेकिन वो ही इज नॉट सम टेररिस्ट। सो यू शुड बी, आपको उसका डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए। आप जब दाऊद का नाम लेते हो, जिसके साथ मेरा नाम जुड़ा है, उसने कभी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया बॉम्बे के अंदर, कभी सुना आपने? जिसका नाम आप ले रहे हो, दाऊद का कभी नाम था ही नहीं मेरा, कभी दाऊद को मैं जीवन में नहीं मिली। जब ममता कुलकर्णी के बयान में दाऊद का नाम आया तो चर्चाएं दूसरी दिशा में घूम गई।
क्योंकि अपने पहले बयान में ममता कुलकर्णी ने बहुत साफ तौर पर विक्की गोस्वामी का नाम नहीं लिया था। इसलिए उन्होंने फिर से एक बयान दिया और बताया कि वो क्या कर रही थी। कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मुझे दाऊद इब्राहिम के बारे में प्रश्न किया गया कि आपका नाम अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम से जुड़ा है। तो मैंने प्रेस वाले को बोला कि ना मेरा कभी नाम दाऊद इब्राहिम से जुड़ा है और ना मैंने आज तक कभी उसको देखा है, ना मिली हूं। तो ये प्रश्न का कोई सवाल नहीं उठता। और जिससे मेरा नाम जुड़ा है था कुछ क्षण के लिए, जिसका नाम है विक्की गोस्वामी। तो आपने कभी सुना क्या कि विक्की गोस्वामी ने इंडिया में किधर ब्लास्ट किया या किसी देश के एंटी नेशनल एलिमेंट्स में काम किया? नहीं ना। तो मेरा दाऊद से कोई लेना देना नहीं, ना मुझे उसका प्रश्न पूछना कोई जरूरी बनता है आपका। बस इतना ही बोला। लेकिन प्रेस ने इस चीज को उछाल दिया। मैं चाहती हूँ कि वापस मेरा वो इंटरव्यू शांतिपूर्वक सुने और बाकी जो साधु संत है, मैं चाहती हूँ वो अपना विवेक इस्तेमाल करे। वापस वीडियो देख के मैंने क्या बोला है कि ना मैं कभी दाऊद से मिली हूँ, ना मेरा उससे कोई लेना देना है। अब ममता कुलकर्णी के बयान में जिस विक्की गोस्वामी का जिक्र आ रहा है उसके बारे में आपको बताते हैं। वो विक्की गोस्वामी जिससे कभी ममता कुलकर्णी का नाम जुड़ा था। वो विक्की गोस्वामी मशहूर गैंगस्टर छोटा राजन का करीबी रहा। छोटा राजन का कारोबार विक्की संभालता था। मुंबई में ड्रग्स सप्लाई करने के लिए मशहूर था। विक्की गोस्वामी को ड्रग्स की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दुबई में ड्रग तस्करी के लिए 12 साल की जेल हुई। इस सिलसिले में ममता कुलकर्णी पर भी ड्रग्स तस्करी में लिप्त होने के आरोप लगे थे। लेकिन ममता ने दावा किया था कि वो विक्की के बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानती। ममता ने साफ कहा था कि उनका 2000 करोड़ की ड्रग्स तस्करी से कोई लेना देना नहीं है। विक्की और ममता के लिए ये भी कहा गया कि दोनों ने शादी कर ली है। लेकिन ममता ने साफ किया कि उनकी विक्की से शादी नहीं हुई है और वो सिंगल है। विक्की गोस्वामी एक बड़ा ड्रग्स तस्कर है जो कि लंबे समय तक केन्या में रहकर दाऊद इब्राहिम की ड्रग्स कार्टेल को संभाल रहा था। इसके अलावा वो दुबई और अमेरिका में भी रहा है। 2016 में ठाणे पुलिस ने कुछ नाइजीरियंस को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने पूछताछ में खुलासा किया कि वो 30 टन एफीड्रीन केन्या भेजने वाले थे। इसके बाद ठाणे पुलिस ने शोलापुर की फैक्ट्री से 30 टन एफीड्रीन पकड़ी। आरोपियों ने यह भी कहा कि विक्की गोस्वामी दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता है और वो विक्की गोस्वामी से इसको लेकर मीटिंग भी कर चुके हैं। 90 के दशक में अपनी खूबसूरत अदाओं से सबका दिल जीतने वाली अभिनेत्री ममता कुलकर्णी अब संन्यास ले चुकी हैं और धर्म की राह पर हैं। 24 जनवरी को किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी। उन्हें महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी नाम दिया गया। 31 जनवरी 2025 को कुछ विवाद के बाद उनसे महामंडलेश्वर का पद छीन लिया गया। आरोप लगा कि बिना अनुमति के उन्हें महामंडलेश्वर का पद दिया गया है। हालांकि बाद में फिर से उन्हें महामंडलेश्वर का पद वापस मिल गया। ममता कुलकर्णी ने भले ही अब संन्यास ले लिया है, लेकिन उनका जीवन हमेशा विवादों से घिरा रहा है। ममता कुलकर्णी के अंडरवर्ल्ड से रिश्तों को लेकर भी काफी बातें उड़ती रही हैं। इन्हीं सब बातों की सफाई देते हुए अब एक बार फिर दाऊद इब्राहिम का नाम चर्चाओं में आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। 2020 के दिल्ली दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा दावा किया है। पुलिस ने कहा कि ये दंगे कोई अचानक भड़की हिंसा नहीं थे, बल्कि केंद्र में सत्ता परिवर्तन करने की साजिश के तहत किए गए थे। इसका मकसद देश को कमजोर करना था। – 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में हुई हिंसा कोई अचानक भड़की हुई हिंसा नहीं थी, बल्कि भारत की संप्रभुता को कमजोर करने के उद्देश्य से एक संगठित सत्ता परिवर्तन अभियान का हिस्सा था। पुलिस ने ये बात 177 पन्नों के हलफनामे में कही है, जो सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर दाखिल किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक जांच में मिले गवाहों के बयान, दस्तावेज और तकनीकी सबूत बताते हैं कि ये दंगे नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध को हथियार बनाकर योजनाबद्ध तरीके से कराए गए थे। पुलिस का कहना है कि इस साजिश के तहत देश भर में हिंसा फैलाने की कोशिश हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटक जैसे राज्य भी शामिल थे। उमर खालिद और शर्जील इमाम साजिशकर्ता थे, जिन्होंने लोगों को भड़काने का काम किया।
दरअसल दिल्ली में फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान 23 से 26 फरवरी तक हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों घायल हुए थे। 2020 के दिल्ली दंगे केस में कब क्या हुआ ये आपको बताते हैं। फरवरी 2020 में सीए के विरोध में प्रदर्शन, उत्तर पूर्वी हिस्से में सांप्रदायिक हिंसा भड़की, 54 लोगों की मौत, 700 से ज्यादा घायल। उमर खालिद शर्जिल इमाम पर आरोप लगा। यूएपीए और आईपीसी की धाराओं के तहत मामले दर्ज हुए। अगस्त 2020 में शर्जिल इमाम को गिरफ्तार किया गया। सितंबर 2020 में उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर को आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का अतिरिक्त समय देने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई अब 31 अक्टूबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक मामूली कहासुनी के बाद कार सवार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक शख्स की जान चली गई। कार सवार कपल ने गुस्से में यह हरकत की क्योंकि बाइक कार के साइड मिरर से टच हो गई थी। गुस्साए कपल ने बाइक सवार दोनों शख्स का पीछा किया और उन्हें टक्कर मारकर वहां से फरार हो गए। हादसे का वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो बेंगलुरु का है, जहां रोड रेज का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। सड़क पर रफ्तार में दौड़ रही एक कार 2 बाइक सवारों को टक्कर मारकर वहां से फरार हो गई। इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई। ये खौफनाक घटना 25 अक्टूबर को पुतिनहल्ली में हुई थी। दरअसल बाइक सवार दर्शन और वरुण नाम के 2 शख्स इलाके से होकर गुजर रहे थे। तभी पीछे से आ रही एक कार ने उनको टक्कर मार दी। इस घटना में दर्शन नाम के एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि वरुण नाम का दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। शुरुआती तौर पर यह सड़क हादसा लग रहा था, लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी छानबीन की तो पता चला कि पूरा विवाद कार का साइड मिरर बाइक से टकराने को लेकर शुरू हुआ था। दरअसल कार का साइड मिरर मामूली रूप से बाइक से टकरा गया था। कार सवार और बाइक सवार में हल्की कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद गुस्साए कार सवार दंपत्ति ने बाइक का कथित तौर पर करीब 2 किलोमीटर तक पीछा किया और फिर अपनी कार से उनको टक्कर मारकर फरार हो गए। कार से टक्कर लगते ही बाइक सवार जमीन पर गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। दर्शन नाम के शख्स ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि उसका दोस्त वरुण गंभीर रूप से घायल हुआ है। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कार बाइक सवारों को साइड में जाकर टक्कर मारती है और फिर वहां से निकल जाती है। पुलिस ने इस मामले में कार सवार पति पत्नी मनोज कुमार और आरती शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अभी दोनों को अरेस्ट किया है और उनको मर्डर चार्जेस में गिरफ्तार किया है। अभी देखना होगा कि पुलिस इस इंसिडेंट के बाद क्या बहुत सारे ऐसे जो इंसिडेंट्स आते रहते हैं उनको भी प्रिवेंट करने के लिए कुछ स्टेप्स ले पाएगी फ्यूचर में। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मामले की जांच के दौरान पुलिस को चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं। पुलिस के मुताबिक कार सवार कपल ने पहली कोशिश में बाइक सवारों को नहीं देखा। उन्होंने पहले यू टर्न लिया और फिर उन्हें फिर से टक्कर मारी। घटना को अंजाम देने के बाद वो मौके से फरार हो गए। इतना ही नहीं, बाद में वो मास्क पहनकर वापस लौटे और घटनास्थल से टूटे हुए कार के पुर्जे उठाकर फिर से भाग गए। ये जो इंसिडेंट है यहीं पर समाप्त नहीं होती। ये जो कपल है वहाँ से चले जाती है और उसके बाद उनको लगता है कि कार के जो पार्ट्स है, जब एक्सीडेंट हुआ शायद उधर गिरकर वो एविडेंस पुलिस को मिल सकती है और पुलिस इससे उनकी तरफ इशारा करके अरेस्ट भी हो सकता है। इसलिए वो मास्क पहन के जाते हैं वापस उसी लोकेशन पर एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन उनको पता नहीं था कि यहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा है जो सब कुछ कैप्चर कर चुका है। ये मामला पहले एक दुर्घटना के रूप में दर्ज किया गया था, फिर जांच में पता चला कि यह गुस्से में की गई हत्या थी। पुलिस ने कार सवार कपल पर हत्या का केस दर्ज कर लिया है। मृतक दर्शन एक गिग वर्कर था, जबकि आरोपी एक फिजिकल आर्ट्स टीचर है। गुजरात के महिसागर जिले में एक नशे में धुत कार सवार शिक्षक ने बाइक को टक्कर मार दी और उसे करीब 1.5 किलोमीटर तक घसीटा। घटना का जो वीडियो सामने आया है वो दिल दहला देगा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है और हादसे में घायल बाइक सवारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस दिल दहला देने वाले वीडियो को पूरा देखिए।
इस कार सवार की हरकत देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। तेज रफ्तार कार के आगे एक बाइक फंसी हुई है। बाइक सवार भी वहीं उसके साथ फंसा है। कार ने करीब 1.5 किलोमीटर तक बाइक सवार को घसीटा है। साथ में चल रही एक कार से ये खौफनाक वीडियो बनाया गया। लोग चीख रहे हैं क्योंकि बाइक सवार आगे जाकर कार के नीचे भी आ जाता है, लेकिन फिर भी गाड़ी की रफ्तार कम नहीं होती है। घटना गुजरात के महिसागर जिले की है, जहां NH 48 पर यह भीषण हिट एंड रन हुआ है। घटना के दृश्य बेहद भयावह हैं। पुलिस के मुताबिक कार में 2 शख्स सवार थे जो नशे में धुत थे। एक पेशे से शिक्षक है और दूसरा उसका भाई था। दोनों ही शराब के नशे में डूबे हुए थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। लुणावाड़ा मोड़ासा हाईवे पे बाबलिया क्रॉसिंग के नजदीक एक स्विफ्ट डिजायर के जो ड्राइवर थे मनीष भाई कांतिलाल पटेल और उनके साथ बैठे थे मेहुल भाई कांतिलाल पटेल, दोनों भाइयों थे। इन्होंने ड्रिंक किया हुआ था और ये कार ड्राइव कर रहे थे। उन्होंने पीछे से ये बाइक को टक्कर मारी। टक्कर लगते ही जो बाइक चालक थे वो वहीं पे गिर गए थे, बट जो पीछे थे उनके ससुर वो कार के विंडशील्ड पे गिर गए। ये जो कार ड्राइवर थे उनको नशे में उतने ये थे कि उनको पता ही नहीं चला कि ये आदमी जो एक पर्सन है वो उनके विंडशील्ड पे पड़े हैं। तो उन्होंने अराउंड आधे से पौने किलोमीटर तक ये ड्राइव किया। हद तो तब हुई जब दुर्घटना के बाद भी कार चालक रुका नहीं, बल्कि पूरी गति से बाइक और उसके चालक को मुख्य राजमार्ग पर घसीटता रहा। इस पूरी घटना का वीडियो वहां से गुजर रहे किसी अन्य वाहन चालक ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब तेजी से वायरल हो गया है। वहां से गुजर रहे वाहन चालकों ने किसी तरह कार चालक को रोका और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और नशे में धुत कार चालक मनीष पटेल और उसके भाई मेहुल पटेल को हिरासत में ले लिया और कार को जब्त कर पुलिस स्टेशन ले आई। पुलिस ने ये दोनों कार चालक और उनके साथ में बैठे थे उनके खिलाफ शाह अपराध मनुष्यवध की कलम दाखिल करते हुए FIR दर्ज की है और दोनों की अरेस्ट कर लिया है। जो कार चालक थे वो चरौद प्राथमिक शाला जो बड़ौदा में आती है वहां पे टीचर थे। तो पुलिस ने उनके एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए लिखा है। उनके अलावा जो कार चालक थे उनका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करने के लिए भी पुलिस ने RTO को लिखा है। पुलिस ये भी डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि ये दोनों लोग हैं, उन्होंने कहां से ये दारू अरेंज की थी। इनके अलावा इनकी कार में से एक बोतल भी मिली थी। तो ये डायरेक्शन में भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस घटना में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में 50 वर्षीय दिनेश भाई और 21 वर्षीय युवक सुनील शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए लुणावाड़ा सिविल अस्पताल और गोधरा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय पुलिस ने उसने जो ये तहकीकात चालू किया, उसमें मालूम हुआ कि जो ये आरोपी था वो एक स्कूल में टीचर था, शिक्षक था। इसने पूरी तरह से ड्रिंक किया हुआ था और इसके साथ भी एक दूसरा लड़का बैठा था, वो भी ड्रिंक किया हुआ था। और अभी तो फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपी को कस्टडी में लेके आगे की जो छानबीन है वो चालू कर दी है। पुलिस अब इस भयावह घटना को लेकर सख्त है और कई दिशाओं में कार्रवाई शुरू की गई है। पुलिस ने FSL टीम को बुलाकर घटनास्थल की जांच की है। साथ ही दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कार चालक मनीष पटेल के खिलाफ ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करने के लिए कार्यवाही शुरू की है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। मध्य प्रदेश की महाकाल नगरी उज्जैन के होटल से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। उस पर आरोप है कि उसने एक हरियाणा की हिंदू लड़की को बरगलाया और महाकाल दर्शन के बहाने महिला को अपने साथ 2 दिन तक होटल में रखा। जैसे ही हिंदूवादी संगठनों को इस बात का पता चला, उन्होंने युवक को पकड़कर पीट दिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। हिंदूवादी संगठन लगातार हिंदू लड़कियों को बरगलाने वालों को पकड़ रही है। इसी कड़ी में बुधवार रात महाकाल नगरी उज्जैन के एक होटल में पश्चिम बंगाल के विशेष वर्ग के युवक को हरियाणा की एक महिला के साथ पकड़ा गया, जिसे पुलिस थाने ले जाया जा रहा था। तभी कार्यकर्ताओं ने युवक की पिटाई कर दी। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल 24 परगना पश्चिम बंगाल निवासी 38 वर्षीय
जमाल इस्लाम हरियाणा के पंचकुला की तलाकशुदा महिला को 2 दिन पहले उज्जैन लाया और महाकाल क्षेत्र स्थित निक्की पैलेस होटल में ठहरा था। हिंदू जागरण मंच ने पुख्ता जानकारी मिलने पर बुधवार रात होटल से दोनों को पकड़ा तो युवक झूठ बोलने लगा, जिस पर उसकी पिटाई कर दी गई। हंगामे की सूचना पर महाकाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक और महिला को थाने ले गई। हिंदू जागरण मंच के संयोजक रितेश माहेश्वरी ने बताया कि 2 दिन पहले खबर मिली थी कि एक मुस्लिम युवक हिंदू लड़की को महाकाल मंदिर दर्शन के बहाने लेकर आया है। काफी मशक्कत के बाद निक्की पैलेस होटल में दोनों के होने का पता चला। यहाँ युवती ने अपना एड्रेस मुंबई का लिखवाया है, जबकि वो हरियाणा की है। साथ में पश्चिम बंगाल का जमाल इस्लाम भी था। दोनों को पकड़ा तो भीड़ जमा होने पर पुलिस बुलाकर उनके हवाले कर दिया गया। महाकाल थाना प्रभारी गगन बादल ने बताया कि महिला और युवक तलाकशुदा है। महिला को बरगला कर लाने पर युवक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। महिला को वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया है और होटल संचालक पर गलत जानकारी देने की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय जासूसी नेटवर्क का भांडाफोड़ कर जासूस आदिल हुसैनी को गिरफ्तार किया था। वो अपने भाई अख्तर हुसैनी के साथ बार्क का फर्जी वैज्ञानिक बनकर घूम रहा था। आदिल के पास से जाली पासपोर्ट और नकली आईडी कार्ड मिला है और इस मामले को देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर माना जा रहा है। आरोपी का नेटवर्क पाकिस्तान, ईरान और रूस तक फैले होने की आशंका जताई जा रही है। ये आदिल हुसैनी है जो अपने भाई के साथ बार्क का फर्जी वैज्ञानिक बनकर घूम रहा था। आदिल हुसैनी ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। पता चला है कि उसने रशियन साइंटिस्ट से न्यूक्लियर रिलेटेड कुछ डिजाइन लेकर ईरान के किसी साइंटिस्ट को बेचे थे। उससे मिली इस जानकारी को अब खुफिया एजेंसियां अपने स्तर पर वेरीफाई कर रही हैं। ये भी खुलासा हुआ है कि आरोपी आदिल भारत के परमाणु केंद्र बार्क से भी जुड़ने की कोशिश में था। दिल्ली से आदिल हुसैनी और मुंबई से उसके भाई अख्तर हुसैनी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करते हुए भारत के परमाणु प्रतिष्ठान बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के एक कर्मचारी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद अब केंद्रीय एजेंसियों ने उनके खिलाफ बड़ी जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक ये सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे न्यूक्लियर जासूसी नेटवर्क काम कर रहा है, जिसके तार ईरान और रूस के परमाणु ढांचे से जुड़े हो सकते हैं। आपको बताते हैं कि जासूस आदिल हुसैनी कौन है, जिसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आदिल हुसैनी 59 साल का है। पहले भी एक रूसी मूल के वैज्ञानिक से कुछ न्यूक्लियर डिजाइन हासिल कर ईरान की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के एक एजेंट को बेच चुका है। आईएसआई हैंडलरों से कनेक्शन सामने आने के बाद आदिल को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। केस दर्ज कर उसे 7 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस को उसके पास से जाली पासपोर्ट और नकली आईडी कार्ड मिला है। जांच में पता चला है कि आदिल और उसका भाई अख्तर हुसैनी खुद को बार्क के वैज्ञानिक बताकर घूमते थे। दोनों के पास बार्क के नकली पहचान पत्र थे, जिनमें से 2 आईडी कार्ड अलेक्जेंडर पामर और अली रजा हुसैन नामों से बनाए गए थे। पुलिस ने एक असली और 2 फर्जी पासपोर्ट, कई जाली यात्रा दस्तावेज और गोपनीय नक्शे भी उनके पास से बरामद किए हैं। जाली दस्तावेजों के जरिए उसने पाकिस्तान और अन्य देशों की कई यात्राएं भी की हैं। दोनों भाई यूएई की ऑयल कंपनियों में काम कर चुके हैं। वहीं से उन्होंने विदेशी क्लाइंट्स को गोपनीय जानकारी बेचने का दावा किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों भाइयों ने ईरानी एजेंट से मिली रकम को दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने में लगाया। जासूस आदिल कई सालों तक दुबई और दूसरे देशों में रह चुका है। मुंबई पुलिस ने हाल ही में केंद्रीय एजेंसियों की सूचना पर आदिल के भाई अख्तर हुसैनी को गिरफ्तार किया है। अख्तर ने 3 अलग अलग सरकारी केंद्रों के फर्जी आई कार्ड बनवा रखे थे, जिससे उसे संवेदनशील सूचनाओं तक पहुंच मिली हुई थी। दिल्ली पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि दोनों भाइयों ने कितने लोगों को फर्जी पासपोर्ट मुहैया कराए और किन देशों को संवेदनशील जानकारी दी गई। ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या भारत की परमाणु सुरक्षा प्रणाली से कोई गोपनीय डेटा लीक हुआ है। इन सभी पहलुओं की जांच अब केंद्रीय एजेंसियां और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल मिलकर कर रही हैं। ये देश की सुरक्षा से जुड़ा बेहद गंभीर मामला माना जा रहा है। ये मामला इसलिए भी गंभीर हो रहा है
क्योंकि आरोपी का नेटवर्क पाकिस्तान, ईरान और रूस तक फैले होने की आशंका जताई जा रही है। इसलिए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियां हर तह तक जाकर जांच में जुटी हुई हैं। फर्जी BARC साइंटिस्ट का मामला अब देश की सुरक्षा का मामला बन गया है। नकली पासपोर्ट, विदेशी कॉल और न्यूक्लियर डाटा इस मामले में एक गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। मामले में मुंबई पुलिस गहराई से जांच कर रही है और हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है। मुंबई से पारस दामा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक पुलिसकर्मी पर वर्दी में महिला से छेड़खानी और अभद्र व्यवहार का गंभीर आरोप लगा है। बीच सड़क पर महिला से पुलिसकर्मी ने नंबर मांगा और विरोध करने पर नेम प्लेट उतारकर धमकी दी, लेकिन ये सब उस पर बहुत भारी पड़ गया। गुस्साई महिला उस पुलिसकर्मी को खींचकर चौकी तक लाई और वहां न्याय की मांग करते हुए हंगामा किया। लड़के को घर तक क्या नंबर मांग रहा है, बदतमीज कहीं का। इसने मुझसे, ये है पुलिस वाला, इसे अपना नंबर दिखाओ, थाने में जाओगे तुम। इस पुलिस वाले को देखिए, महिलाएं इसे खींचकर थाने ले जा रही हैं। वैसे तो पुलिस का काम होता है लोगों की सुरक्षा करना, महिलाएं सुरक्षित घूम सके ये भी पुलिस की ही जिम्मेदारी होती है, लेकिन इस पुलिस वाले ने सारी हदें पार कर दी। राह चलती एक महिला को पुलिस वाले ने छेड़ दिया, उससे बदतमीजी की। जब महिला ने इसका विरोध किया तो उसने हाथापाई चालू कर दी, लेकिन इस महिला ने दिलेरी दिखाते हुए पुलिसकर्मी को थाने तक घसीटा। ये बदतमीज पुलिस वाला लड़कों को छेड़ता है, शर्म नहीं आती है। यहाँ कोई आएगा जाएगा तो छेड़ेगा ये। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति 5.0 के जरिए महिला सुरक्षा की कोशिश हो रही है, तो वहीं पुलिसकर्मियों की हरकत से पूरा विभाग बदनाम हुआ जा रहा है। कुछ ऐसा ही हुआ यूपी के कानपुर में, जहां एक सिपाही ने एक युवती के साथ छेड़छाड़ की। मुंबई में किडनैप के आरोपी का एनकाउंटर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तो रोहित आर्या जिसने कई बच्चों को अपने साथ एक साजिश रच अपहरण किया था, मुंबई में उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। ये बड़ी खबर मिल रही है। कई बच्चों को बंधक बनाने का इस पर आरोप है। मुंबई के आरए स्टूडियो का ये पूरा मामला है। और अब से कुछ देर पहले हमने आपको इस आरोपी का वो संदेश भी सुनाया था जिसमें ये तमाम तरह की बातें कह रहा था और जिसमें ये बात कह रहा था कि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। पारस मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। पारस, क्या है ये पूरी खबर, बताइए। जी बिल्कुल, ये पूरा मामला आज मुंबई के पवई इलाके से सामने आया, जहां पर एक व्यक्ति ने तकरीबन 17 बच्चों को, एक सीनियर सिटीजन को और एक अन्य व्यक्ति को किडनैप कर लिया। उसके बाद जानकारी तो मुंबई पुलिस को मिलती है। ये जो व्यक्ति था उसने एक वीडियो मैसेज भी बनाया। वीडियो मैसेज बना के उसने अपने मांगों की बात की, उसकी कोई ज्यादा मांगे नहीं है, बस उसको बात करनी है कुछ चीजों पे। उसके बाद मुंबई पुलिस यहाँ पर पहुंची घटनास्थल पर पहुंचने के बाद एक ऑपरेशन चलाया गया। अंदर जाके जो व्यक्ति जिसने इन बच्चों को किडनैप किया था उसके साथ जो है वो थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश की गई, मगर वो बात नहीं कर रहा था ठीक से। जिसके बाद इस मामले में अब ये बात सामने आई है कि जो आरोपी रोहित आर्या है, पुलिस पर उसने पहले फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तब रोहित आर्या जो इस मामले में आरोपी था वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया। उसको अस्पताल लेके जाया गया और अस्पताल पहुंचने के बाद जो है वो इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ये पूरा मामला जो है बेहद ज्यादा दुखद मामला है, क्योंकि 17 छोटे बच्चे जो थे उनको किडनैप करके रखा गया। एक जो सीनियर सिटीजन था वो भी यहाँ पर था और एक अन्य व्यक्ति था, उनको किडनैप करके रखा गया। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तक किडनैप करके रखा गया था। वहीं मुंबई पुलिस ने पूर्ण तरीके से कोशिश की कि बच्चे सुरक्षित तौर पर बाहर लाए जाए। ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन चलाने के समय जो है वो बीच में गोलीबारी हुई। पहले फायरिंग जो है वो आरोपी ने की, उसके बाद मुंबई पुलिस ने फायरिंग की और इसके बाद जो आरोपी है वो घायल हो गया और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। अब ये बात सामने आई है कि आरोपी जो था उसकी मौत हो गई है इलाज के दरमियान। पारस, रोहित आर्या से जुड़ी और क्या जानकारी पुलिस के हाथ लगी? आखिर उसने इतना घातक कदम क्यों उठाया? और क्योंकि उसने अपने वीडियो संदेश में कहा कि मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं, मैं सिर्फ कुछ लोगों से बात करना चाहता हूं, साधारण मांगे हैं मेरी, उसके लिए उसने ये पूरी योजना बनाई। क्या कुछ और जानकारी मिल पाई है इस आरोपी के बारे में, रोहित के बारे में?
बिल्कुल प्राथमिक तौर पर अभी तक ये पता चल पाया है कि इस बिल्डिंग में रोहित जो है वो ऑडिशन ले रहा था, कुछ वेब सीरीज बन रही थी और उसी के अंतर्गत जो है वो बच्चों के ऑडिशन जो है वो लिए जा रहे थे। बच्चों को अलग अलग जगहों से बुलाया गया था। वही कुछ ही समय पहले जब मुंबई पुलिस के डीसीपी दत्ता नलवड़े ने मीडिया से बात की, तब उस समय जो है वो उन्होंने साफ किया कि जब वो अंदर गए तो उस समय एक एयरगन वहां पे उनको दिखाई दी, वहीं कुछ केमिकल था। अगर वीडियो संदेश हम सुने जो आरोपी ने जारी किया था, उस वीडियो संदेश में भी जो है वो कह रहा था कि मेरी अगर चीजें नहीं, मेरे से बात की गई या मुझे चीजें नहीं मानी गई तो वो अंदर आग लगा देगा। तो उसने तैयारी पूर्ण तरीके से करके रखी थी। इसके पीछे का कारण क्या है वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लगातार मुंबई पुलिस इस मामले में अब जांच करेगी कि क्या ऐसी ट्रिगर पॉइंट था जिसकी वजह से आरोपी रोहित आर्या ने इस तरीके का कदम उठाया था। प्राथमिक तौर पर यह बात जरूर सामने आई थी कि जो आरोपी रोहित आर्या है वो मानसिक तौर पर थोड़ा सा बीमार है, मगर ये प्राथमिक जानकारी है। अभी इस मामले में जो है वो जब तक कुछ दस्तावेज ठोस रूप से सामने नहीं आते तब तक कुछ कहना मुश्किल होगा। मगर मुंबई पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है और आगे की जानकारी आधिकारिक तौर पर जल्द ही दी जाएगी। बिल्कुल पारस, और बताया जा रहा है कि इस स्टूडियो में, आर्य स्टूडियो में बीते 4 से 5 दिनों से ऑडिशन की प्रक्रिया चल रही थी और ये ऑडिशन रोहित ही ले रहा था और आज करीब 100 बच्चों के ऑडिशन हुए थे, जिनमें से 80 को इस आरोपी ने वापस भेज दिया, लेकिन 15 से 20 बच्चों को कैद कर लिया। एक सोची समझी रणनीति के तहत ये पूरी योजना बनाई गई है। क्या अब और भी लोग इस पूरी योजना में संलिप्त थे? उसके साथ कुछ और लोगों को पहचाना गया है, चिन्हित किया गया है क्या? ये जांच का विषय है। अभी इस पूरे मामले पे कुछ भी कहना बेहद ज्यादा मुश्किल होगा। आधिकारिक बयान का इंतजार करना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि मामले में जो आरोपी है उसकी मौत हो चुकी है। और मामले में जब हमने वो वीडियो देखा तो वीडियो आरोपी ने सर्कुलेट किया था, उस समय उसने ये कहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आगे जो है वो कोई और देखेगा इस मामले को। तो पुलिस को ये शंका जरूर होगी कि इस मामले में कोई और भी शामिल हो सकता है, मगर ये जांच का विषय महत्वपूर्ण चीज जो है इस पूरे मामले में ये है। अब पुलिस इस मामले में गहनता और गंभीरता से जांच करेगी और बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जो अभी भी सुलझे नहीं है, उसको सुलझाने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, और ये भी मैं आपसे पारस जानना चाहूंगी कि पुलिस की कार्रवाई आखिर वहां पर कैसे हुई, क्योंकि जो बच्चों को वहां बंधक बनाया गया था, अब बताया जा रहा है जो वहां लोग मौजूद थे कि खिड़कियों से बच्चे बाहर झांकते हुए नजर आ रहे थे और इस नज़ारे को देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी का वहां पर माहौल था। अब ऐसे माहौल के बीच, ऐसी परिस्थिति के बीच पुलिस आखिर आरोपी तक कैसे पहुंची, किस तरह से ये एनकाउंटर हुआ, पूरी जानकारी विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, जब मुंबई पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली कि एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में कुछ बच्चों को बंधक बना के रखा गया है व्यक्ति द्वारा, तो पुलिस ने तुरंत रिएक्ट किया। मुंबई पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। तुरंत कार्रवाई शुरू करते ही मुंबई पुलिस स्पॉट पर पहुंचती है, स्पॉट का जायजा लेती है। उसके बाद आरोपी से बात करने की कोशिश करती है, मगर आरोपी एक ही रट लगाए हुए था। उसके बाद हम तस्वीरों में देखा कि कैसे क्विक रिस्पॉन्स टीम और बाकी के जो फोर्सेज हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थी, वो भी यहाँ पर थी मुंबई पुलिस के साथ साथ। ऐसे में मुंबई पुलिस ने एक रास्ता खोज निकाला। पीछे का एक रास्ता था जो कि बिल्डिंग के पीछे से जाता था और वहीं से यह ऑपरेशन को पूर्ण तरीके से मुंबई पुलिस द्वारा लीड किया गया। मुंबई पुलिस ने पूरे ऑपरेशन को लीड किया और जब वो अंदर पहुंचे तो उस समय उनको एक एयरगन भी दिखी, अंदर कुछ केमिकल भी दिखे। जिसके बाद अंदर क्या हुआ पुलिस और आरोपी के बीच में वो अभी कह पाना मुश्किल है, मगर ये बात पूर्ण तरीके से सामने आई है कि आरोपी ने पहले पुलिस पर फायरिंग की, उसके बाद पुलिस ने जो है वो रिएक्ट किया, जिसमें आरोपी घायल हो गया, अस्पताल लेके गया। अस्पताल लेके जाने के बाद इलाज उसकी मौत हो गई। बिल्कुल, और अगर आप पारस इस इलाके के बारे में हमें और समझा सकें कि किस तरह का ये इलाका है, सिक्योरिटी यहाँ पर किस तरह की रहती है, आखिर इतना बड़ा जोखिम इस शख्स ने क्यों लिया और इसी बिल्डिंग को, इसी स्टूडियो को क्यों चुना गया, क्या उसकी वजह आपको नजर आती है और इस बिल्डिंग में सिक्योरिटी की क्या तैयारी थी, क्या इंतजाम थे? ये पवई का इलाका है, ये बहुत पॉश इलाकों में से माना जाता है मुंबई के। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस है, रेसिडेंशियल इलाका है, बाकी की बहुत सारी जगहें जो है वो यहाँ पर हैं। यहाँ पर बड़े बड़े प्रीमाइसेस हैं या बिल्डिंग्स काफी हैं यहाँ पर। और रोहित आर्या जो है वो यहाँ पर ऑडिशन कर रहा था, ऐसी प्राथमिक जानकारी सामने आई है। एक वेब सीरीज को लेकर वो यहाँ पे बच्चों से। बिल्कुल पारस, आप नजर बनाए रखिएगा इस बड़ी खबर पर, लगातार हम बने हुए हैं
आप नजर बनाए रखिएगा पारस, और अपडेट्स के लिए आगे भी हम आपका रुख करेंगे। तो सवाल कई हैं और जांच का विषय है, तमाम एंगल से अब इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। इस पर रहेगी नजर, अपडेट्स आगे भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।